पहले वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि संघर्ष की लड़ाई में सिर्फ इंसान साथ देता है, ना कि जानवर। तो संघर्ष की लड़ाई में जिन साथियों ने हमारा सहयोग किया, जो इस मंच पर आए हैं और अपना साथ दे रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे पहले उनको दिल से सलूट, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज किसी जाति धर्म के लिए नहीं लड़ाई लड़ता है, ये सभी वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पर हमारे ब्राह्मण समाज से भी भाई हैं जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं। सरकार जातियोवादियों पर हम लोगों को लड़ाकर हमारा शोषण कर रही है, इसलिए अब इस जहर को ज्यादा मत उभरने दो। हम लोगों को अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना चाहिए। बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया, बाबा साहब ने ब्राह्मणों के साथ भी काम किया। अगर कोई एक ऐसा शख्स हो जो बता दे आके कि बाबा साहब ने ब्राह्मणों के साथ काम नहीं किया। बाबा साहब ने प्रत्येक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने नारी शक्ति के लिए लड़ाई लड़ी, उनको शिक्षा का अधिकार दिलाया, उनको कपड़े पहनने का अधिकार दिलाया। पर कुछ चंद दलाल नेता जो सिर्फ बाबा साहब का नाम लेकर रोटियां सेक कर आगे बढ़ गए, आज वो अपने पीछे के भाइयों को जिन्होंने उनको बढ़ाया, उनके बारे में एक बार झांकने भी नहीं आते कि भाई तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन कोई भूखी रह रही है। हमारी बहन बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं, बलात्कार सिर्फ वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों के साथ नहीं होते, बलात्कार इस देश के दबे कुचले वर्ग के प्रत्येक समुदाय के साथ होते हैं। तो विडंबना का विषय क्या है? विडंबना का विषय यह है कि अमीर लोगों की बहन बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं, तब यहाँ की न्यायपालिका भी तत्काल रिजल्ट दे देती है, प्रशासन भी उनकी गुलामी करने का काम करता है। लेकिन जब किसी गरीब मजदूर किसान बेटी के साथ बलात्कार होता है, तब ये प्रशासन हमें गाइडलाइंस बताता है, हमें कानून बताता है, जबकि कानून को लिखने वाले भी हमारे वंशज हैं। हम उनके पूर्व वंशज हैं, जिनका जो कानून लिखा। इस देश में सबसे बड़ी दो महापुरुष है। अगर धार्मिक क्षेत्र में देख लो तो भगवान वाल्मीकि जी से बड़ा कोई नहीं है। अगर मानवता के क्षेत्र में देख लो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से बड़ा कोई नहीं है, जिसको सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया नतमस्तक होकर नमन करती है। तो साथियों, ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये आपस में फूट डलाने का कार्य कर रहे हैं, इनकी फूट पर हमें नहीं जाना है। और रही बात यहाँ पर आरक्षण वर्गीकरण की, तो भाइयों ये हमारी खुद की कमियां हैं, क्योंकि आज इन सबका शोषण हो रहा है, तो इस शोषण के जिम्मेदार ये लोग हैं। क्यों? क्या इनके परिवार में कोई रिश्तेदार नहीं है? अगर शादी बारात होगी तो सब लोग खाने के लिए आ जाएंगे और बताएंगे कि भैया मीट में तेल कम था, सब्जी में नमक कम था, फिर आपकी टांग खिंचाई करेंगे। पर जब आपकी संघर्ष की लड़ाई होगी, तब सिर्फ आपको अकेले अपने संघर्ष के लिए लड़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, इस भ्रम जाल से निकलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ो, क्योंकि इस देश की मूलभूत सुविधाएं जो हैं, वो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इनके लिए लड़ाई लड़ो। क्योंकि आज मैं कई बार अपनी वीडियो में बोल चुका हूं, दुबई 20 साल पहले रेगिस्तान था, मिटीला देश था, सिर्फ पेट्रोल की उत्पत्ति से बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें खड़ी हो गई और भारत के लोगों को वो रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हमारे जबकि देश 70% कृषि प्रधान है, उसके बाद भी हम बेरोजगारी और भुखमरी के लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नेताओं की जो आज जंतर मंतर बहुत बड़ा मंच है, जंतर मंतर पे तमाम नेता आते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी आते होंगे, पर जंतर मंतर के आगे थोड़ा सा हटकर देखो, कूड़े का ढेर लगा है। सिर्फ किस लिए? कर्मचारियों की कमी होने के कारण यहाँ पर किसी नेता को यह दिखता नहीं कि गंद कितना भरा हुआ है जंतर मंतर के, जो कि पावन धरा है, जो कि पीड़ितों की आवाज उठाने का काम करती है, पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करती है। उसके बाद ये लोग भ्रष्टाचारी में लिप्त है और इस समय सरकार अड़ियल है। तो सरकार से लड़ने के लिए मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। मैं आप लोगों का, मैं समाज का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूं। मैं नेता नहीं हूं, पर नेताओं के लिए नेता हूं। क्यों? क्योंकि नेता हमारा अधिकार जब छीनता है, क्योंकि मेरी एक मुहिम है, मैं पीड़ित हूं, आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। तो मैंने देखा जब जनपद शाहजहांपुर में बीजेपी के विधायक ने वाल्मीकि समाज की 6 बीघा जमीन कब्जा करके फार्म हाउस बना दिया था, तब रामदास अठावले जी ने अपना लेटर लगाया, उस पर भी प्रशासन ने नहीं सुना। तब आपका भाई, आपका बेटा संगम कुमार वाल्मीकि 3 दिन भूख हड़ताल पे बैठा और उस बीजेपी के विधायक को छठी का दूध याद दिला दिया और 3 दिन में फार्म हाउस तोड़वाकर उस पीड़ित परिवार को उसको न्याय दिलाया। तो संगम वाल्मीकि जब भी कोई लड़ाई लड़ता है,
बाबा साहब की पढ़ी हुई किताबों के माध्यम से लड़ता है, क्योंकि शिक्षा ही शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दौड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आंदोलन जो ये हो रहा है, ये इसको हल्के में ना ले, क्योंकि मेरा सीधा कहना है, हम अपना अधिकार शांति से मांगते हैं। अगर शांति से नहीं दोगे तो क्रांति से भी लेना जानते हैं, और उस धरा से आते हैं, उस कौम से आते हैं जिनने इतिहास लिखा है हर क्षेत्र में, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जय भीम का नारा देने वाले मानवर दीना भाना जी हो, या फिर मुगलों के समय में बाबा गंगू वाल्मीकि जी हो, या फिर स्वतंत्रता सेनानी माता दीन वाल्मीकि जी हो, जो कि मेरठ की उस धरातल से आते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों में अपनी सबसे पहले हुंकार भरी और इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। पर विडंबना का विषय, हमारी कौम का विषय है कि हमारी कौम हमेशा दूसरों के पीछे चलने का काम किया, दूसरों के झंडे उठाने के काम किए, दूसरों को आगे बढ़ाने के काम किए। ये वही तरह है जहां पर बड़े बड़े नेता आए वाल्मीकि समाज के भी, जिन्होंने आरक्षण वर्गीकरण के लिए हुंकार भरी, पर वो दिल्ली की एक गली में भी आरक्षण वर्गीकरण को लागू नहीं करवा पाए। और आपके बेटे, आपके भाई संगम कुमार वाल्मीकि ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये आह्वान किया है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण वर्गीकरण का फैसला दिया है, मैं आरक्षण वर्गीकरण के फैसले में शुरुआत में एकदम समर्थन में नहीं आया, पर मैंने जब मंथन सुना कि हमारे ही कुछ भाई जिनके पेट भर चुके हैं, जो धन दौलत से मजबूत हो चुके हैं, उन्होंने क्या किया, एकदम भारत बंद की कॉल दे दी। क्या उन्होंने इतना भी उचित नहीं समझा कि वाल्मीकि समाज के नेताओं से बैठकर एक चर्चा कर ले और उसके बाद आगे की रणनीति की हुंकार भरे? लेकिन पर दिक्कत यही है ना कि मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूं सुप्रीम कोर्ट से भी और देश के प्रधानमंत्री से भी और उन असंतुष्ट समाज समुदाय से भी कि भैया 1 करोड़ की संपत्ति दे दो, मुझे कोई आरक्षण नहीं चाहिए। मैं अपने भीख मांगकर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, अपने बच्चों को 1 करोड़ की संपत्ति में पालकर परवरिश कर सकता हूं और आरक्षण वर्गीकरण को लात मार सकता हूं। क्यों? क्योंकि इन छातियों में, इन भुजाओं में ये ताकत हमारी माँ ने ऐसा दूध नहीं पिलाया कि जो मुझे गुलामी करनी पड़े, ना या बीजेपी के वक्त है, ना कांग्रेस के वक्त है, ना आम आदमी पार्टी के वक्त है। हम तो गुरु भगवान वाल्मीकि जी के वक्त है, जो सिर्फ अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, एक छोटा सा सिपाही, और ना कोई बहुत बड़ा मैं नेता हूं। और रही बात एनडीएमसी के लिए, क्योंकि सब मेरे भाई हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, सभी हमारी माताएं हैं, क्योंकि हमारी कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं है। मैंने लेबर वेलफेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया में भी एक बात कही थी, नो कास्ट नो रिलीजन का मुद्दा होना चाहिए, जाति बेस्ड दस्तावेज पूरे भारत से प्रतिबंध होने चाहिए। लेकिन हमारे देश की राष्ट्रपति जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक वीर तिलक टंका आदिवासी जी ने कहा कि वो एक डमी है, उन्होंने सिर्फ आश्वासन लेकर लेटर ले लेती है, फॉर्मेलिटी करती है और हम लोगों को मरने के लिए अपने हाल पर छोड़ देती हैं। तो मैंने 16 जनवरी 2023 को भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से ये मांग पत्र दिया था कि जाति बेस्ड दस्तावेज बंद होने चाहिए और सबकी पहचान भारतीय होनी चाहिए। लेकिन अभी मैंने जब देखा, मैंने गंभीरता से उसको सुना, जाना कि भैया जाति ही इस देश की सबसे बड़ी राजनीति का षड्यंत्र हिस्सा है, क्योंकि ये जाति नहीं खत्म हो सकती इस देश से। जबकि अन्य देश, अन्य कंट्रियों को आप देख सकते हो कि वो लोग डेवलपमेंट पर काम करते हैं, एजुकेशन पर काम करते हैं, आगे की नई नई चीजों को उत्प्रेरण कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, भैया मैं वाल्मीकि हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भैया इन चीजों से हमारा भला नहीं होने वाला। पेट को भूख लगने पर रोटी की जरूरत होती है, ना कि जाति की। तो जाति को लात मारो, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो। और एनडीएमसी प्रशासन को भी इस मंच से संगम कुमार वाल्मीकि ऐलान करता है कि यहाँ पर जो भी 150 कर्मचारी को 150 कर्मचारी ना समझो। अभी तो ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की आह्वान था। अभी तो संगम वाल्मीकि ने अपने पूरे भारत के, यहाँ तक दिल्ली के भी लोगों को अभी तक यहाँ पर बुलाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। मैं देखना चाह रहा था कि ये जो कर्मचारी सो रहे थे, जो कर्मचारी अपने अधिकार के बारे में जान नहीं रहे थे, उनको अपने अधिकार के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में यहां तक खींच कर लाए उनके बच्चों के लिए। तो आज मैं बहुत खुश हूं कि एनडीएमसी के कर्मचारियों की, जो पीड़ित थे, जो समस्या से ग्रस्त थे, वो आज निकलकर इस पावन धरा पर आए, अपनी संघर्ष की आवाज बुलंद कर रहे। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जो भाई कह रहा था
कि हम ताला बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई बाबा साहब को पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभी तक शासन प्रशासन के नियमों का पालन कर रहे हैं, प्रशासन से बात मनवाने का काम कर रहे हैं, प्रशासन की सहभागिता से कार्य कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में सफाई काम बंद हड़ताल करने का भी आगाज कर सकते हैं और दिल्ली के एनडीएमसी कार्यालय के अंदर कूड़ा भरने का भी काम कर सकते हैं। और इसका प्रमाण अगर इन्होंने इन समस्याओं को संज्ञान में नहीं लिया और इन मजदूर कर्मचारियों को अगर इनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया, अगर इनको पक्का नहीं किया, तो 3 दिन के बाद हमारी बहन पूजा उज्जैनवाल की इच्छा है कि पूरी दिल्ली में कठोर प्रदर्शन होगा और ये कर्मचारी दिखा देंगे सरकार को कि सरकार इतनी हमारी सक्षम नहीं है जो हमारे लोगों को रोजगार दे सके, जो हमारे लोगों को पेट भर सके, जो हमारे लोगों के बच्चों को शिक्षा दे सके। इसलिए हमारी बहन ने आह्वान किया है कि कठोर प्रदर्शन होगा, जो कि पार्लियामेंट, कनॉट प्लेस, कहां कहां पकड़ोगे, जेल भरो आंदोलन। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम हमारे लोगों को खाना एक वक्त का खिला दो, तुम्हारी औकात नहीं तुम हमारे बारे में एक बार भी हमारे लोगों के बारे में सोच सको। तो मैं अपनी बात मनवाने के लिए हमें हर तरीके आते हैं। और एक बार जनपद शाहजहांपुर में ट्रेलर दिया था, आज भी प्रशासन याद रखता है कि संगम वाल्मीकि कौन है। तो मेरे भाइयों, मेरी बाताओं, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, क्योंकि आप सब बड़े हो, हमें ज्ञान दे सकते हो, क्योंकि ज्ञान अकेले से नहीं होता, ज्ञान सबके संयोजन से मिलता है, सबके सहयोग से मिलता है। आज जो मैं दाड़ रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, वो आप सबकी पीड़ाओं की वजह से, क्योंकि मैं खुद पीड़ित हूं। मैं अपने पिता के लिए संघर्ष करता रहा, अपने पिता के लिए लड़ता रहा, लेकिन जो इस देश का इस समय जब से बीजेपी काल आई है 2014 से, जब से बीजेपी शासन आया है, तब से कोई भी आंदोलन सक्सेस नहीं होने दे रहे। हमारे 800 किसान भाई शहीद हो गए और उनको भी न्याय नहीं मिला, उनकी भी सही से बातें पूरी नहीं हुई, जो कि अपने हक के लिए लड़ रहे थे। कोई एमएसपी की गारंटी देना कोई बड़ी बात नहीं, देश का कोई सोना नहीं चला जाएगा, ना देश की कोई संपत्ति पर आँच आ जाएगी। आपके पास विजय माल्या जैसे भगोड़ों को करोड़ों रुपए माफ करने के लिए बजट है, आपके पास नीरव मोदी का कर्ज माफ करने के लिए बजट है, आपके पास बीजेपी के विधायकों, बीजेपी के सांसदों के लिए कार्यालय बढ़ाने के लिए बजट है, आपके पास इनोवा क्रिस्टा देने के लिए बजट है, लेकिन गरीबों को, बच्चों को शिक्षा देने के लिए आपके पास बजट नहीं है। आपके पास गरीबों को एक वक्त की रोटी देने के लिए बजट नहीं है। आपके पास निजीकरण, जो कि चतुर्थ श्रेणी, जो कि तृतीय श्रेणी, जो कि इन लोगों का किया जा रहा, आपके पास प्रथम श्रेणी को निजीकरण में लाने के लिए आपके पास बजट नहीं है। तो मेरे भाइयों, सोचने की बात है, समझने की बात है। और जो सरकार के नुमाइंदे इनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, जो इनकी गुलामी करने का काम कर रहे हैं, इनके इशारे पर काम कर रहे हैं, तो भाई ज्यादा दूर समय तुम्हारा भी नहीं है, क्योंकि पुलिस को पुलिस से लड़वाने का काम कार किया इन्होंने। आप देख सकते हो, पुलिस को पुलिस से लड़वाया जा रहा है, सैनिकों को बॉर्डर पे मरवाया जा रहा है, सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा बनाकर। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे प्रशासन से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी अधिकारी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी नेता से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मैं अपना दुर्भाग्य समझता हूं या सौभाग्य, क्योंकि मैं इस धरती में पैदा हुआ, इस धरती के लिए मैं काम करना चाहता हूं, इस धरती के प्रत्येक नागरिक के लिए मैं काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूं और इनकी आवाज आपके पास आपके तरीके से, आपके संसाधनों से पहुंचाने का काम कर रहा हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मजबूरन विवश ना करे, क्योंकि हम फिर दिल्ली जंतर मंतर पे नहीं, आपके गेट पर आए थे 6 मार्च को, आपको आपकी औकात याद दिला दी थी। आपने 3 बसें आपकी कम पड़ गई थी हमारे कर्मचारियों को ले जाने के लिए, आपके थाने कम पड़ गए थे हमारे कर्मचारियों को ले जाने के लिए। आपके पास इतनी भी क्षमता नहीं थी कि आप हमारे लोगों को एक वक्त की रोटी थाने में खिला देते, जबकि कैदियों को भी खाने का अधिकार है। ठीक है, तो मेरे भाइयों, मेरी माताओं, अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। ठीक है, तो मेरे भाइयों और एनडीएमसी के प्रशासन, अगर मेरी बात इस मीडिया के माध्यम से सुन रहे हो, अगर नहीं सुनोगे तो सुनाना भी जानते हैं मेरे भाई। ठीक, हर तरीके से आपको भी पता है कि हम कैसे अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। तो मेरे भाई, इन कर्मचारियों को, इन नारी शक्तियों को हल्के में ना ले। अगर ये चप्पलें लेकर उतर पड़ी, जैसे एनडीएमसी में महिलाओं ने निकाली थी चप्पल, अगर वो चप्पल आकर इन लोगों पे निकल पड़ी, तो आपको छठी का दूध याद आ जाएगा, आप अपनी लड़ाई में खुद विचल हो जाएंगे, आप इनको हक देने का काम करेंगे। इसलिए इस कौम को, इस समाज को, इस वर्ग को, क्योंकि मजदूर वर्ग
देश में 40 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र से आते हैं। अगर इन लोगों ने महात्मा गांधी, जिसको तुम राष्ट्रपिता बोलते हो, मैं भी राष्ट्रपिता मानता हूं, अगर उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हमने असहयोग आंदोलन कर दिया, तब भी आपकी देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और आपको कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए मजबूर ना करे, संघर्ष करे, इन लोगों को हक दे। समय से 72 घंटे का अल्टीमेट आपको अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 72 घंटे में आपने इनकी समस्याओं को नहीं सुना तो दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र में कटोरा प्रदर्शन किया जाएगा। ये समस्त कर्मचारी कटोरा लेकर भीख मांगेंगे कि एनडीएमसी के नाम पर हमें भाई भीख दे दो, क्योंकि एनडीएमसी के पास बजट नहीं है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। इंकलाब, इंकलाब, सीएमआर कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, सीएमआर कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, ठेका प्रताप बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेका प्रताप बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हरजोर जुल्म की टक्कर में, हरजोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे इंकलाब का नारा है, भारत देश हमारा है। जो न माने झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो न माने झंडे से वो मांगेगा डंडे से। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। धन्यवाद।